दोस्तों, क्या किसी व्यक्ति को बिना अपराध किए ही सीधे जेल में डाला जा सकता है? गुलाम भारत में तो शायद ये बात समझ में आती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या स्वतंत्र भारत में संविधान के लागू हो जाने के बाद भी ऐसा किया जा सकता है? ये बात उठाई थी ए.के. गोपालन ने। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला, जिसमें 1950 में लागू किए गए प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को चुनौती दी गई थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को आम बोलचाल में कहा जाता है निवारक निरोध का कानून। मतलब किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भविष्य में किए जाने वाले अपराध के लिए जेल में डाल देना। यह प्रश्न उठाया था ए.के. गोपालन ने। कौन थे ए.के. गोपालन? क्या था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का मामला? कौन से प्रश्न उठाए गए थे इस मामले में और क्या डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने? इस जजमेंट का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारे भविष्य पर? आइए इसकी पड़ताल करते हैं आज के इस केस का किस्सा के एपिसोड में। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साल 1950 है ये। भारत का संविधान अभी अभी लागू हुआ। देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन सरकार को डर है कि कुछ राजनीतिक गतिविधियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इसी समय एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता हैं ए.के. गोपालन। सरकार इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत गिरफ्तार कर लेती है। गोपालन लंबे समय से ब्रिटिश सरकार और बाद में भारतीय सरकार की नीतियों के आलोचक रहे। सरकार को यह आशंका थी कि उनकी गतिविधियां सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन गोपालन ने जेल से ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी नागरिक को बिना मुकदमा चलाए अपराध के बिना ही अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता है? उन्होंने सीधे ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी ने कुछ अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, जैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी कि बोलने और यहां वहां जाने, संचरण की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा के अधिकार का हनन किया गया है। इस प्रकार यह मामला स्वतंत्र भारत में पर्सनल लिबर्टी और स्टेट पावर के बीच पहला बड़ा संवैधानिक संघर्ष बन गया। आइए लिए चलता हूं आपको 1950 के पॉलिटिकल सिनेरियो में। क्या थी उस समय भारत की स्थिति? भारत अभी अभी आजाद हुआ था 1947 में। दो नए देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। भारत आंतरिक कलह से तो परेशान था ही था, बॉर्डर डिस्प्यूट से भी परेशान था। संविधान अभी लागू ही हुआ है। अभी पहले आम चुनाव 1952 में होने हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं नेहरू और राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि अभी आम चुनाव नहीं हुए हैं और प्रधानमंत्री नेहरू आम चुनाव के बाद पूर्णकालिक प्रधानमंत्री चुने जाने हैं। और इस दौर में कई जगह कम्युनिस्ट आंदोलन तेज हो रहे हैं। सरकार को डर था कि राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने वाली है। इसी कारण संसद ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बना डाला, ताकि सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए प्रिवेंटिव डिटेंशन में अनिश्चित काल के लिए रख दे। लेकिन जो आलोचक थे उनका कहना था कि यह कानून नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचल रहा है। इसलिए ए.के. गोपालन का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं दिखाई पड़ता, ना ही ये कोई राजनीतिक मामला दिखाई पड़ता है। मुझे तो ये स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला पहला मामला, पहला संघर्ष दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या प्रश्न थे? पहला प्रश्न तो ये था कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है? दूसरा प्रश्न ये था कि क्या आर्टिकल 19 और 21 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए या ये अलग अलग अधिकार हैं? तीसरा प्रश्न ये था कि क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून को दर्शाता है या उसमें नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय भी शामिल है? एक प्रश्न और था कि क्या सरकार किसी नागरिक को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है? सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित कर दी गई। चीफ जस्टिस थे एच.जे. कानिया साहब। इसके अलावा और जो जजेस थे उसमें थे पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, जस्टिस बी.के. मुखर्जिया, जस्टिस एस.आर. दास और जस्टिस फजल अली। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट से सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया। कोर्ट ने जो कहा उसमें से मुख्य बातें ये हैं कि आर्टिकल 21 की व्याख्या कोर्ट ने कैसे की। कोर्ट ने कहा कि यदि संसद में कोई कानून बनाया है और उसी के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई है तो ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। अर्थात प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब केवल विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया माना गया
ड्यू प्रोसेस को नहीं माना गया। ये भी बात कही गई कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19, 21, 22 इन्हें एक दूसरे से जोड़कर नहीं पढ़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 संवैधानिक है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस कानून का उपयोग कर सकती है। ये बात और है कि ए के गोपालन के जजमेंट के बाद जो मेनका गांधी का 1978 में जजमेंट आया, उसमें इसमें की गई बातों को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14, 19 और 21 जो है एक साथ पढ़े जा सकते हैं और इसको गोल्डन ट्रायंगल बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। मतलब सरकार मनमाना कानून बनाकर मनमाने ढंग से लोगों के इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती। ये रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो ए के गोपालन का जजमेंट जो है एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिखाई पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के भाल पर। सुप्रीम कोर्ट के माथे पर जितने तरह के चमकते सितारे हैं, उसमें से एक कालिख के रूप में इस निर्णय को देखा जा सकता है। इस फैसले का प्रभाव क्या हुआ? तो शुरुआत में इसने सरकार को व्यापक शक्तियां दे दी। मौलिक अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, बाद में मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गलती को ठीक कर लिया, सुधार लिया और मेनका गांधी का केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको ए के गोपालन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अगर आपने मेनका गांधी केस नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है और आप मेनका गांधी केस जानना समझना चाहते हैं कि क्या था, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सर मेनका गांधी केस की व्याख्या कीजिए या मेनका गांधी केस का किस्सा हमारे लिए लेकर आइए। और मुझे खुशी होगी मेनका गांधी केस पर ऐसा एक एपिसोड लाकर, ऐसा एक लेक्चर बनाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए, आपका होना ही तो महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।